नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर मनोहर, शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान का संस्थापक व अध्यक्ष तथा शब्द सृष्टि हिंदी मराठी द्विभाषिक पत्रिका का संपादक एवं मनोहर मीडिया का संचालक। आप सभी को ज्ञाति है कि शब्द सृष्टि द्वारा हम भारतीय साहित्य, कला व संस्कृति में आदान प्रदान संपन्न करते आ रहे हैं। अनुवाद ही ऐसा एकमात्र सशक्त साधन है जो मौलिक रचनाओं को पूरी दुनिया में प्रसारित करता है। इसलिए हमने अनुवाद को अधिक महत्वपूर्ण माना। आज अनुवाद का युग है। अनुवाद का महत्व पहले से कहीं ज्यादा है। भाषा के जन्म से ही अनुवाद की आवश्यकता संपूर्ण जगत में बनी हुई है। यह आधुनिक जगत में न केवल प्रासंगिक विधा है बल्कि अपरिहार्य भी। किसी भी देश और उसके समाज का विकास अनुवाद के बिना संभव नहीं है। आधुनिक युग संचार क्रांति और सूचना प्रौद्योगिकी का है। इस संदर्भ में अनुवाद की प्रासंगिकता और उपादेयता असंदिग्ध है। भूमंडलीकरण की अवधारणा और विश्वग्राम की संकल्पना का आधार ही संचार या अनुवाद को माना जा रहा है। आज जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान का क्षितिज विस्तृत होता जा रहा है, वैसे ही देश विदेश के अनेक भाषा भाषी समुदायों का मिलाप भी संभव हो रहा है। ज्ञान विज्ञान के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार से मानव चेतना नए आयामों को छू रही है। विश्व बंधुत्व और पारस्परिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए अनुवाद उपयोगी सिद्ध हो रहा है। बहुसंचार और बहुराष्ट्रीयता के इस आंदोलन व अभियान ने भाषा को भी एक प्रौद्योगिकी बना दिया है। नतीजतन अनुवाद इस प्रौद्योगिकी की रीढ़ की हड्डी बन गया है। आज दुनिया एक गांव बन चुकी है। विश्वग्राम की परिकल्पना अब मीडिया आंदोलन और संचार क्रांति से साकार हो रही है। विभिन्न समाजों की अलग अलग संस्कृतियों और साहित्य के माध्यम से व्यक्त होने वाली संस्कृति अनुवाद द्वारा एक भाषा से दूसरी भाषा में अब सहज ही अंतरित हो जाती है। अनुवाद आज रोजी रोटी की दिशा में अत्यंत कारगर सिद्ध हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बैंकों, अस्पतालों, रेलवे, एयरलाइंस, पर्यटन, संसद, विधानसभाओं, दूतावासों, पत्र पत्रिकाओं, अकादमियों, प्रकाशन संस्थानों, सरकारी प्रेसों, रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन एजेंसियों, अभिवादन पत्र बनाने वाली संस्थाओं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं, विज्ञान तकनीक और प्रौद्योगिकी से संबद्ध कार्यालयों, अनुवाद ब्यूरो, भाषा संबंधी निदेशालयों और संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, जनसंपर्क कार्यालयों, होटलों, प्रदर्शनियों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, नाट्य संस्थाओं, खेलों, बाजार, वित्त वाणिज्य, बीमा क्षेत्र, कोश विज्ञान, पारिभाषिक शब्दावली बनाने वाली संस्थाओं आदि अनेक क्षेत्रों में अनुवाद की उपादेयता है। आज जब भाषा के प्रयोग अनुप्रयोग के संबंध में जागृति आई है, अनुवाद ने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। सरकारी, गैर सरकारी या संस्थागत स्तर पर देश भर में अनुवाद के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाने लगे हैं। अनुवाद डिप्लोमा से रोजगार मिलने लगे हैं। अनुवाद में उपाधियों को प्रोत्साहित किया जाने लगा है। अनुवाद शास्त्र भी है और इसी कारण अनुशासन की विधा भी है। अनुवाद कला, विज्ञान और शिल्प भी है। यही कारण है कि जिसे जो चाहिए उसका मार्ग खोलने, उसे उपलब्ध कराने, उसकी मनोकामना पूर्ण करने का कार्य भी अनुवाद ही करता है। शब्द ब्रह्म है, यह एक प्राचीन मान्यता है। मानव समाज को एक एक शब्द रचने, फिर उसकी एक विशेष भाषा संदर्भ में एक विशेष समाज से स्वीकृति जुटा लेने में काफी लंबा समय बीतता है। अतः किसी भी भाषा का एक शब्द अगर मरता है,
समाज में प्रयोग होते रहने के अपने अधिकार से वंचित होता है, गुम हो जाता है, तो शब्द ब्रह्म की साधना पर गंभीर प्रहार होता है। अतएव किसी भी भाषा का, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, एक शब्द भी नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों को उससे अलग प्रकार के भाषा भाषियों तक पहुंचाने के लिए प्रारंभिक काल से ही अनुवाद की महत्ता सर्वस्वीकृत रही है। प्रत्येक भाषा की शब्द शैली, अभिव्यक्ति के ढंग आदि कुछ स्वकीय विशेषता मंडित होते हैं। उन्हें सही सही दूसरी भाषा में उतार पाना जरा कठिन भले ही हो, फिर भी अनुवाद की आवश्यकता रहती है। मौलिक लेखन में जिस तरह भाषा की समृद्धि होती है, अनुवाद से भी उसी तरह भाषा समृद्ध बनती है। अनुवाद मौलिक लेखकों को प्रेरणा भी देता है और पाठक को भी, जिससे वह मूल भाषा सीखकर स्वयं मूल रचना का रसास्वादन कर सकता है। यही मूल लेखक एवं अनुवादक की स्थिति विचारणीय है। मूल लेखक को अपनी भाषा का जानकार होना ही पर्याप्त माना जाता है। वह अपने विचारों को चाहे जिस ढंग से हो अभिव्यक्त करने में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, पर अनुवादक को जिस भाषा की कृति का अनुवाद करना है, उस भाषा की जानकारी के साथ साथ अनुवाद की जाने वाली भाषा की भी गहरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही मूल लेखक के भाव विचार भी पूर्णतया हृदयंगम कर लेना आवश्यक होता है और फिर उस भाव या विचार को आत्मसात कर अभिव्यक्त करने की कला में निपुण होना चाहिए। मूल लेखक जहाँ सर्जक है, वही अनुवादक पुनः सर्जक। इसलिए अनुवादक के लिए मूल भाषा के शब्दों, मुहावरों और कहावतों की सही सही जानकारी तो होनी ही चाहिए। कृति में व्यक्त विचारों भावों का सही प्रतिबिंब उतारने के लिए अनुवाद की भाषा के सारे महत्वपूर्ण तत्वों का विशिष्ट ज्ञाता भी होना चाहिए। साथ ही सर्जक की कला भी आनी चाहिए। सामान्य व्यावहारिक अनुवाद की अपेक्षा साहित्यिक अनुवाद इसीलिए और ज्यादा जटिल है। इसलिए शब्द सृष्टि ने अनुवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर वेबलाइन व्याख्यानमाला का आयोजन किया है। यह व्याख्यानमाला शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान के सह संस्थापक व हिंदी मराठी द्विभाषिक पत्रिका के संस्थापक संपादक तथा मेरी विगत जीवन की साथी संगिनी स्मृति शेष डॉक्टर विजया, जिनका जन्म दिनांक है 28 जनवरी 1948 और स्मृति शेष दिनांक है 1 जुलाई 2018, इनको समर्पित है। हमारा सौभाग्य है कि प्रायः प्रमुख भारतीय भाषाओं के सभी अनुवादकों ने हमारे आग्रह का मान रखा और अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसी का परिणाम है यह अनुवाद विषय पर की डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला, जिसका प्रथम पुष्प विषय अनुवाद का इतिहास रविवार 19 जुलाई 2020 को पिरोया था। हिंदी मराठी के सेतु व सुप्रसिद्ध अनुवादक तथा शब्द सृष्टि के परामर्शदाता आदरणीय श्री प्रकाश भातेम्रकर जी ने आज डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला का द्वितीय पुष्प पिरोने जा रहे हैं। हिंदी मराठी के सेतु एवं हिंदी के विख्यात कथाकार व कवि तथा शब्द सृष्टि के परामर्शदाता आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी। उनका संक्षिप्त परिचय इस तरह है। डॉक्टर दामोदर खड़से जन्म 11 नवंबर 1948। विगत 40 वर्षों से अनुवाद कार्य जारी। श्रेष्ठ अनुवादक के रूप में हिंदी मराठी के सेतु तथा हिंदी के विख्यात कथाकार व कवि। मराठी से हिंदी में अनुदित पुस्तकों की संख्या 25 से अधिक। इनमें जीवनी, आत्मकथा, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संकलन इत्यादि विषय समाविष्ट। बीरबल साहनी की जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद। उनके हिंदी में लिखित 13 कविता संग्रह, 11 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 4 यात्रा व भेंट वार्ताएं तथा राजभाषा विषयक 8 पुस्तकें प्रकाशित। उनके द्वारा संपादित 6 पुस्तकें और 2 बहुचर्चित हिंदी पत्रिका के विशेषांक प्रकाशित। उनके 4 हिंदी उपन्यासों का और 3 कविता संग्रहों का मराठी अनुवाद प्रकाशित। उनकी रचनाओं का हिंदी से मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित। तो उनके बादल राग हिंदी उपन्यास का मराठी, गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी, डोगरी, उर्दू और अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित। उनकी शीघ्र ही 9 पुस्तकें प्रकाशित होने वाली है। उनमें उनके द्वारा लिखित 2 कविता संग्रह व 1 संस्मरण है तथा 5 अनुवादित पुस्तकें और
उनके हिंदी उपन्यास खिड़कियां का मराठी अनुवाद सम्मिलित। देश की प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं का नियमित प्रकाशन, विविध भारती, दूरदर्शन, सब टीवी व ईटीवी आदि से प्रसारण तथा विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि में 1200 से अधिक व्याख्यान। उन्होंने फिल्म और डॉक्यूमेंट्री के लिए भी लेखन किया। उनकी इस साहित्य साधना पर कुछ समीक्षात्मक पुस्तकें भी लिखी गई है। उनकी संख्या 6 है। यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यह वेबिनार अनुवाद व्याख्यातमाला जिनकी स्मृति में आयोजित की है, उन्होंने यानी स्मृतिशय डॉक्टर विजय जी ने डॉक्टर दामोदर कड़शी जी की संपूर्ण कविताओं में से नदी विषयक कविताओं को चुनकर उस पर समीक्षात्मक पुस्तक लिखी। उसका नाम है नदी के साथ साथ। 4 शोधकर्ताओं ने उनके साहित्य पर अपना अनुसंधान कार्य पूर्ण कर पीएचडी की पदवी प्राप्त की है, तो 3 शोधकर्ताओं का शोध कार्य अभी जारी है। उनकी कविताओं की 2 कैसेट सीडी भी बन चुकी है। उनकी चुनिंदा रचनाओं का विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में समावेश किया गया है। उन्होंने विदेश यात्राएं भी की है। वे इस प्रकार है: 2002 में विश्व हिंदी न्यास न्यूयॉर्क के वार्षिक अधिवेशन में उद्घाटन वक्तव्य एवं संगोष्ठी में सहभाग, वाशिंगटन में आयोजित कवि सम्मेलन में कविता पाठ, संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न भागों की साहित्यिक यात्रा, 2012 में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में सहभागिता, 2013 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हिंदी सम्मेलन में सहभागिता, 2018 में मॉरिशस 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन में सहभागिता, 2019 में लंदन, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड की यात्रा। उनकी इस साहित्य साधना का उचित सम्मान भी हुआ है। उसमें प्रमुख सम्मान इस तरह है: 2015 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा मराठी उपन्यास 12 मास के हिंदी अनुवाद के लिए अनुवाद पुरस्कार, 2016 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा महाराष्ट्र भारतीय अखिल भारतीय हिंदी सेवा सम्मान, इसी वर्ष महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में राइटर इन रेसिडेंस के रूप में नियुक्ति, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित, 1992 में काला सूरज उपन्यास के लिए महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा के कर कमलों द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान का राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तथा जून 2012 में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कर कमलों द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान का गंगा शरण सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही विभिन्न शासकीय, निम शासकीय तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा 50 से अधिक सम्मान प्राप्त। डॉक्टर दामोदर कड़शी जी ने आरंभ में 9 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत 30 वर्षों तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में सेवा की, और जिसका जिक्र किए बिना खड़से जी का परिचय पूर्ण न हो पाएगा वह है, उन्होंने 2011 से 2015 तक महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर महाराष्ट्र में हिंदी का परचम लहराया है तथा उन्होंने शासकीय, निम शासकीय संस्थानों में सदस्य के रूप में कार्य किया और कार्यरत है। उनमें से कुछ प्रमुख संस्थान इस प्रकार है: केंद्रीय हिंदी समिति 2010 से 2017 तक, बोर्ड ऑफ स्टडीज एसएनडीटी विश्वविद्यालय मुंबई 2000 से 2015 तक, बोर्ड ऑफ स्टडीज पुणे विश्वविद्यालय पुणे 2005 से 2010 तक, बोर्ड ऑफ स्टडीज सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर 2018 से, बोर्ड ऑफ स्टडीज यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय नासिक 2006 से, भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई शब्दावली समिति 2005 से नवंबर 2008 तक, भाषा पत्रिका केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के परामर्श मंडल में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रकाशन परामर्श समिति 2019 और वर्तमान में 2015 से अंतरिक्ष विभाग व परमाणु ऊर्जा विभाग की हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में कार्यरत है। अब मैं इस अनुवाद विषय पर की डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यानमाला का द्वितीय पुष्प पिरोने के लिए आदरणीय डॉक्टर दामोदर कड़शी जी को सादर आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल इस विषय पर अपने विचार रखें।
आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं मनोहर मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आप सबके सामने आने का एक अवसर दिया। इसी समय डॉक्टर विजया की स्मृति को भी मैं नमन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि पहले सत्र में प्रकाश भातम्बरेकर ने अनुवाद के बारे में जिस प्रकार की भूमिका रखी वह आने वाले सत्रों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे सामने रहेगी। उन्होंने अनुवाद के प्रारंभिक काल से लेकर भक्ति काल तक का विस्तृत ब्यौरा हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो विषय है अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल। अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल। सारी दुनिया अब विश्वग्राम में ढलने जा रही है। विज्ञान और वाणिज्य के इस युग में अनुवाद का महत्व पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। 20वीं शताब्दी में हमारे देश में पश्चिम का ज्ञान विज्ञान अंग्रेजी के माध्यम से आया। अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद हिंदी और भारतीय भाषाओं में हुआ और कालांतर में भारतीय भाषाओं और हिंदी साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में हुआ। यह प्रक्रिया भारतीय भाषाओं में परस्पर आदान प्रदान के रूप में गतिशील होती रही। परिणाम स्वरूप शरदचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, माहेश्वता देवी, शंकर आदि बांग्ला लेखक हिंदी में उतने ही लोकप्रिय हुए हैं। अमृता प्रीतम पंजाबी तक सीमित नहीं रही। वीसा खांडेकर, कुसुमाग्रज, विजय तेंदुलकर, शिवाजी सावंत, जयवंत दलवी, नारायण सुर्वे, दया पवार जैसे लेखकों ने मराठी की भौगोलिक सीमाओं को पार कर अखिल भारतीय स्तर को छुआ है। इसका श्रेय अनुवाद को ही जाता है। यह आदान प्रदान ऐसे अनुवाद दो भाषाओं के बीच सांस्कृतिक वैचारिक आवाजाही के लिए पुल का काम कर रहे हैं। हिंदी से मराठी में अनुवाद की मात्रा तुलनात्मक रूप में कुछ कम लगती है। संभवतः कारण यह होगा कि मराठी पाठक लिपि साम्य के कारण हिंदी को मूल रूप से पढ़ने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते। फिर भी प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, कमलेश्वर, भगवती चरण वर्मा, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, चित्रा मुदगल, सूर्यभाला, प्रियदर्शन आदि लेखकों की कृतियां मराठी में भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं। विजय तेंदुलकर, शिवाजी सावंत जैसे कुछ मराठी लेखकों की लगभग सारी कृतियां हिंदी में आ चुकी हैं। जयवंत दलवी की भी ढेर सारी कृतियां हिंदी में हैं। मराठी से हिंदी अनुवाद में कई अनुवादकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें चंद्रकांत बांदिवडेकर, प्रकाश भातम्बरेकर, चंद्रकांत पाटिल, वसंत देव, मूग तपस्वी, सूर्यनारायण रणसुभे, मुरलीधर जगताप, पद्मजा घोरपड़े, मृणाली सामंत, आनंद प्रकाश दीक्षित, रामजी तिवारी, केशव प्रथमवीर, गजानन चौहान, विजय बापट, अरुंधति देवस्थले, ओम शिवराज, निशिकांत ठकार, वेद कुमार वेदालंकार, सरजू प्रसाद मिश्र, आसावरी काकड़े, बलवंत जेऊरकर, प्रफुल्ल शिलेदार, सुनील देवधर, स्मिता दाते, गोरक्ष थोरात, संजय नवले, गणेश विस्पुते, गिरीश काशी, टीकम शेखावत, भगवान वैद्य प्रखर ये विशेष उल्लेखनीय हैं। अनुवादों के माध्यम से मराठी की कई महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी में आईं और हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में भी उनका अनुवाद हुआ। इन अनुवादों में
प्रकाश भातम्बरेकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। दुर्दम्य का अनुवाद उनकी अनुवाद प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। एक और विशेषता यह है कि उन्होंने लेखन की हर विधा का अनुवाद कर श्रेष्ठ कृतियों को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाया। किसी भी अनुवादक द्वारा किए गए अनुदित पुस्तकों की यह अधिकतम संख्या लगभग 70 के करीब प्रकाश भातम्बरेकर की है। इन पुस्तकों में महत्वपूर्ण उपन्यास, कथा संग्रह, फिल्म संबंधी नाटक, जीवनी, आत्मकथा, कविता जैसी अनन्य विधाओं का समावेश है। एक पुस्तक तो फूलों और प्रकृति के विषय में है। मराठी से हिंदी में अनुवाद के क्षेत्र में वे एक आदर्श अनुवादक के रूप में माने जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम हिंदी से मराठी अनुवाद की बात करते हैं तो हमारे सामने चंद्रकांत भुंजाड़ का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय प्रतीत होता है। उन्होंने लगभग 55 ग्रंथों का हिंदी से मराठी में अनुवाद किया है। अनुवाद में स्वयं की अनुपस्थिति और पुनर्सृजन को याद करना होता है। अनुवादक को स्वयं को भूलना होता है, अपनी शैली, अपने विचार के वस्त्र उतार कर नया चोला धारण करना होता है। उस चोले को परकाया प्रवेश भी कहा जा सकता है। एक भाषा की काया को अक्षुण्ण रखते हुए उसकी दूसरी भाषा में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करना ही अनुवाद है। इसलिए यह केवल शब्द समूहों के नए वस्त्र बनाने जैसा नहीं, बल्कि आत्मा को दूसरी भाषा में प्रतिष्ठित करने जैसा है। संवेदनशीलता और संदेश, प्रगल्भता, संस्कृति और परिवेश को सुरक्षित रखकर दूसरी भाषा के पाठकों तक पहुंचाना होता है। सभी विधाओं में से मुझे कविता का अनुवाद सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि अनुवाद प्रक्रिया के दौरान अनुवादक अपने आप को अनुपस्थित रखे, अर्थात अनुवादक यदि स्वयं साहित्यकार भी है तो यह ध्यान रखना होगा कि उसकी साहित्यिक आत्मा मूल लेखक की आत्मा पर हावी न होने पाए, क्योंकि पाठक अनुवादक की साहित्यिक प्रतिभा से परिचित होने के लिए अनुवाद नहीं पढ़ रहा है, बल्कि वह मूल लेखक की रचना, दर्शन और चिंतन का दर्शन करना चाहता है। श्रेष्ठ अनुवादक वही है जो मूल रचना की आत्मा को कोई खरोंच न लगने दे। काव्य में ऐसा होने का खतरा अधिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक एक शब्द, परिच्छेद, अल्पविराम जैसे चिन्हों तक का अर्थ होता है। इसलिए स्वयं को अनुपस्थित रख पुनर्सृजन अधिक प्राणवान हो सकता है। यदि सूक्ष्मता से इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो मूल लेखक का संदेश, अभिव्यक्ति, संवेदना संप्रेषित नहीं हो पाती। कभी कभी खंडित रूप में पाठक तक पहुंचती है, या तो गलत संकेत ही सामने उभरते हैं जो कवि और काव्य के प्रति अन्यायकारक हो सकते हैं। मैंने कुसुमाग्रज की कविता का हिंदी अनुवाद पढ़ा तो कुछ खटका। मैंने मूल कविता की खोज की, कविता मिली। कविता इस तरह है: तुम्ही जेव्हा माझ्याशी बोलता तेव्हा माझ्याशी बोलू नका। फिर से, तुम्ही जेव्हा माझ्या कवितेशी बोलता तेव्हा माझ्याशी बोलू नका। तुम्ही जेव्हा माझ्या कवितेशी बोलता तेव्हा माझ्याशी बोलू नका, कारण माझ्या कवितेत मी असेन बराचसा बहुधा, पण माझ्याशी बोलण्यात मात्र तुम्हीच असाल पुष्कळदा, तुम्हीच असाल पुष्कळदा। इसका हिंदी अनुवाद जो मैंने पढ़ा वह भी मैं यहाँ देना चाहूंगा। हिंदी अनुवाद में कहा गया है, आप जब कवियों से बातचीत कर रहे होते हैं मुझसे उस वक्त न बोलिए, क्योंकि कविता में मैं होऊंगा बहुत कुछ बहुधा, लेकिन मुझसे बोलते वक्त केवल आप ही होंगे ज्यादातर। उपरोक्त अनुवाद में देख सकते हैं कि आशय कविता से संवाद का है, न कि कवि से बातचीत का। और कवि जो संवाद कविता के माध्यम से करना चाहते हैं उसमें वे स्वयं होते ही हैं।
इस परिप्रेक्ष्य में जब अनुवाद को पढ़ा जाता है तो न सिर्फ गलत आशय प्रतिध्वनित होता है बल्कि समग्र रूप से कविता क्षतिग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप जिस भाषा में पाठक रस ग्रहण कर रहा है उसे खड़खड़ाहट से जूझना पड़ता है। कवि के मूल संदेश से वह वंचित रह जाता है और अंततः उस भाषा के संबंध में तथा कवि के संबंध में मूल्यांकन करने में कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। अतः अनुवादक पर केवल संप्रेषण की ही जिम्मेदारी नहीं होती, उस पर मूल भाषा की प्रतिष्ठा और मूल कृतिकार की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व भी होता है। यह भी माना जा सकता है कि हर अनुवादक के प्रस्तुतिकरण शब्द संयोजन में भिन्नता हो सकती है, परंतु आशय की आत्मा के साथ समझौता काव्य हत्या से कम नहीं होता। उक्त कविता का अनुवाद इस तरह भी किया जा सकता था। आप जब मेरी कविता से बतियाएं तब मुझसे बात न करें, क्योंकि अपनी कविता में मैं होऊंगा बहुत कुछ। अक्सर, क्योंकि अपनी कविता में मैं होऊंगा बहुत सा अक्सर, परंतु मुझसे बोलते समय तो आप ही होंगे ज्यादातर, आप ही होंगे ज्यादातर। वैसे तो यह एक सपाट आशय वाली सरल कविता थी। यदि इसमें भाषा विशेष की खूबियों, अनुप्रास, पौराणिक संदर्भ, क्षेत्रीय संदर्भ और अभिव्यक्ति की गूढ़ता होती तो अनुवाद कितना चुनौती भरा हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी भाषा में लिखा गया साहित्य उस भाषा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होती है। उस साहित्य का सही चित्र उभरने में ही अनुवादक की सार्थकता होती है। यदि मूल भाषा या स्रोत भाषा और अनुवाद की जाने वाली भाषा का परिवेश, संस्कृति, मान्यताएं, आस्थाएं आदि मिलते जुलते हैं तो अनुवाद काफी सहज हो जाता है, परंतु यदि इनमें अंतर है तो कठिनाई बढ़ जाती है। विशेष रूप से जब क्षेत्रीय या आंचलिक परिवेश में लिखा गया साहित्य जब अनुवाद के लिए आता है, तब हिंदी की व्यापक और अनेक आंचलिक भाषा में से किस क्षेत्र की भाषा में उसे ढाला जाए, यह चुनौती खड़ी हो जाती है। मानक भाषा के अनुवाद में तुलनात्मक रूप से यह कठिनाई कुछ कम प्रतीत होती है। मैंने दया पवार की मराठी पुस्तक बलूत का जब अनुवाद किया तब यह बात प्रखरता से मैंने महसूस की। इसके शीर्षक में ही यह चुनौती सामने थी। बलूतेदार यानी बनिहारी पर जाने वाले विभिन्न निम्न जातियां। बलूत एक महार जाति की जिंदगी की भीतरी दास्तान है, जिसे आत्मकथात्मक उपन्यास भी कहा गया है। गांव के प्रवेश द्वार से बाहर इस जाति के हिस्से जो उपेक्षा, अपमान, दुत्कार, गरीबी, शोषण और भयावहता मिली, वह उस समाज विशेष की अपनी भाषा में दया पवार ने अभिव्यक्त कर उसकी तीव्रता और मूल उद्वेग को ज्यों का त्यों बयान किया है। इसके प्रति शब्दों की तलाश और परिवेश का तालमेल बैठाने की कसरत से मैं लंबे समय तक जूझता रहा। फिर भी कई स्थानों पर अपनी संतुष्टि के लिए मैं व्याकुल भी था। इसका शीर्षक हिंदी में देने के लिए कुछ स्वतंत्रता दी और कमलेश्वर की साक्षी में दया पवार की अनुमति से बलूत अछूत के रूप में हिंदी समाज के सामने आया। बाद में अंग्रेजी में यह अनटचेबल के रूप में स्थिर हुआ। हिंदी अनुवाद प्रकाशित होने के बाद 7 भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। यह सही है कि मूल लेखक से चर्चा नहीं होती अनुवादक की, क्योंकि चर्चा मुद्दों की होती है, प्रश्नों और समाधानों की होती है, लेखकीय प्रतिभा और समसामयिक उतार चढ़ावों की चर्चा होती है, समाज के घटनाक्रमों का चित्रांकन और मानवीय संवेदनाओं की बात होती है, वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक ऊहापोहों की चर्चा होती है। ऐसी चर्चा में अनुवाद की बात अनुवादक की तरह अनुपस्थित रह जाए तब भी अनुवादक का योगदान दोयम दर्जे का कभी नहीं हो सकता। यह मानना चाहिए कि कोई पुस्तक यदि भरपूर चर्चा में है तो उसके अनुवादक का योगदान उतना ही भरपूर है।
अनुवादक विशेष रूप से अपना कार्य करता रहता है। अनुवाद प्रक्रिया में एक अन्य चुनौती का क्षेत्र है शैली और हास्य व्यंग। मूल लेखक की शैली उसके बयान की विशिष्ट बुनावट होती है। उसके ताने बाने भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी की रचना की उसके अपने धागे। उस बुनावट को बनाए रखते हुए जब मूल रचना को भाषांतरित किया जाता है तब रचना का संसार बना रहता है। विशेष रूप से जब भाषा जनित, लालित्यपूर्ण और कलात्मक शैली के व्यक्ति का अनुवाद किया जाता है तब अत्यंत सावधानी की मांग उसके लिए होती है। कई बार व्यंग के प्रवाह को थाम पाना बहुत कठिन हो जाता है और रचना में रिसाव शुरू हो जाता है। जिन लेखकों की कृतियों में ऐसी व्यंग्यात्मक शैली की प्रधानता होती है उनका अनुवाद अतिरिक्त प्रतिभा और परिश्रम की मांग करता है। पूल देशपांडे का अधिकांश साहित्य ऐसी परिधि में आता है। इसीलिए मराठी के अत्यंत लोकप्रिय, चर्चित और विशिष्ट लेखक को में सर्वथा ऊपर रहने वाले देशपांडे को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने में इतनी आसानी नहीं हुई। हालांकि रेखा देशपांडे ने काफी प्रयास किए हैं, फिर भी पूल देशपांडे की साहित्य कृतियों की विपुलता की तुलना में उनका हिंदी अनुवाद अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसका बहुत बड़ा कारण शब्दनिष्ठ हास्य व्यंग से परिपूर्ण उनकी रचनाएं हैं। जब मैं रामनगरकर की पुस्तक रामनगरी का अनुवाद कर रहा था तब मैंने उपयुक्त बातों को अधिक तीव्रता से अनुभव किया। हास्य व्यंग के माध्यम से रामनगरकर ने अपनी जीवन गाथा प्रस्तुत की है। इस पुस्तक का अनुवाद करने से पहले मैंने रामनगरकर द्वारा प्रस्तुत रामनगरी का एक पात्रीय मंचन देखा था, जिसमें रामनगरकर स्वयं अपनी आत्मकथात्मक के रूप में होते और आत्मकथा वाचक के रूप में होते और साभिनय रामनगरी प्रस्तुत करते। उनकी रामनगरी में शब्दनिष्ठ, लोक भाषा जनित, पारंपरिक, स्थानीय प्रचलन प्रधान मुहावरों का बाहुल्य था। वे श्रोताओं को अपने कथनों और अभिनय से गुदगुदाते और श्रोतागण हास्य रस से विभोर होकर व्यंग की मारकता के गवाह बन जाते। ऐसी कृति जब पुस्तक के रूप में अनुवाद करनी हो तो इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया हास्य केवल सतही न हो और उसकी मारकता की संवेदना को जीवंत मुहावरों में ढाला जा सके। अनुवाद की दृष्टि से इस पुस्तक ने काफी समय और बार बार सुधार की मांग की, तभी उसे अंतिम रूप दिया जा सका। रामनगरकर की आत्म उपहासात्मक शैली को अपनाते हुए सामाजिक विसंगतियों और आत्मवंचनाओं को हिंदी में जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिस रूप में रखा, वह अपने आप में एक उपलब्धि महसूस होती है। जब पुस्तक प्रकाशित हुई, खूब लिखा गया इस पर। डॉक्टर विजय मोहन सिंह ने इसकी तुलना चार्ली चैपलिन के फिल्मों के ट्रेजिक एहसासों से की तो गिरधाराटी का कहना था, रामनगरी में हंसी बेजा हरकत बन जाती है। राजकुमार गौतम का मत था, रामनगरकर अपने बहाने जड़ संस्कारों और सक्रिय मानसिकता पर खूब और बार बार हंसते हैं और लोगों को सोचने पर विवश करते हैं। कुल मिलाकर व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई यह अभिव्यक्ति की बनावट विशेष सावधानी की मांग करती रही। जीवंत मुहावरेदार भाषा का अनुवाद अनुवादक को अपनी कसौटी पर कसता है। ऐसे में लगता है दो भाषाओं का ज्ञान रखने मात्र से अनुवादक मूल के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाता। जब वह शैली की विविध छटाओं सहित अनुवाद को अंजाम देता है तब गद्य, गंध, रंग, रूप और रागात्मकता का अनुवाद में हूबहू प्रस्फुटन ही सार्थक अनुवाद होता है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मराठी का एक उपन्यास 12 मास, जिसे साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए चुना गया। पुस्तक के लेखक हैं सदानंद देशमुख। देशमुख बुल्ढाना जिले के एक छोटे से कस्बे में बैठकर साहित्य साधना करते हैं। दूर दराज से आने वाले साहित्य में स्थानीय भाषा, उपभाषा
बोली का समावेश बड़ी मात्रा में होता है, ऐसी भाषा में लिखे गए साहित्य का अनुवाद काफी चुनौती भरा होता है। इन कृतियों में अधिकांश आत्मकथा के रूप में तो आई हैं, ऐसी आत्मकथाओं में स्थानीय मान्यताएं, परंपराएं, समस्याएं, वहाँ की भाषा, बोली में साहित्य हमें दिखाई देता है। इन सारी बातों को मानक हिंदी में ढालने के लिए भाषा विशेष की संस्कृति और शब्दावली में प्रवेश कर हिंदी का परिवेश पहनाना होता है। उसी तरह लक्ष्मण माने की पुस्तक उपरा का हिंदी अनुवाद भी अपने आप में काफी कठिन और चुनौती भरा कार्य रहा। बहुत सारे शब्द इन पुस्तकों में ऐसे रहे जो मराठी हिंदी शब्दावली में भी उपलब्ध नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि संदर्भों और सटीकता के मूल और लक्ष्य भाषा के संस्कारों और जिंदा मुहावरों से मुठभेड़ आवश्यक है। समय के साथ शब्दों की छटाएं नया आयाम हासिल कर सकती हैं। इसलिए वर्तमान संदर्भों, समसामयिक मान्यताओं और तौर तरीकों के संपर्क में रहना आवश्यक होता है। फ्रांस की एक अनुवादक हैं डोमिनिक विटालियोस। वे भारतीय साहित्य, विशेषतः मलयालम से सीधे फ्रेंच में अनुवाद करती हैं। उन्होंने केरल आकर कथकली सीखी, साथ ही मलयालम की गहरी छटा से रूबरू होकर अनुवाद योग्य आवश्यक ज्ञान हासिल किया। सामान्यतः हर वर्ष वे केरल आकर अपने भाषा ज्ञान को मांझती रहती हैं। उन्होंने मलयालम लेखक बशीर की कृतियों का फ्रेंच में अनुवाद किया है। वे केरल में रहकर भाषाओं को विस्तार से समझने की कोशिश निरंतर करती है। अभी हम देखते हैं कि मनुष्य की जो भाषा है वो सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी के संप्रेषण के माध्यम से समाज का निर्माण होता है। अभिव्यक्ति से व्यक्ति एक दूसरे के करीब आता है। विचारों के आदान प्रदान में, अनुभवों, भावनाओं, सुख दुखों को साझा करने में भाषा की अहमियत को एक अनिवार्य तत्व के रूप में सामने पाया जाता है। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति को नया आयाम देने में भाषा निरंतर अग्रणी रही है। दुनिया की विभिन्न भाषाओं में ज्ञान और दर्शन का विस्फोट होता रहा है। मनुष्य की जिज्ञासा हर ज्ञान को छूने की रही है। विविध देशों की अपनी अपनी भाषाओं में अनुसंधान और अन्वेषण होते रहे हैं। उन्हें अपनी भाषा में शामिल करने के लिए अनुवाद को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। इसीलिए कहा जाता है कि अनुवाद एक सांस्कृतिक पुल है। ज्ञान की गठरी को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाता है अनुवाद। अनुवादक एक नाविक की तरह भी है जो एक भाषा के ज्ञान को दूसरी भाषा के समाज तक पहुंचाता है। अनुवादक दो सभ्यताओं के बीच संस्कृतियों का सेतु होता है। विश्व की लगभग 6000 से अधिक भाषाएं हैं। विश्व में लगभग 6000 से अधिक भाषाएं हैं। भारत में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में हैं। साहित्य अकादमी हर वर्ष 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है। इसके अलावा हजारों बोलियां और उपभाषाएं हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से भी कम है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं की इतनी बड़ी संख्या ने संस्कृति और पारंपरिक विविधता को बढ़ाया है। ऐसे में संपूर्ण देश की संस्कृति, साहित्य को समझने के लिए अनुवाद के माध्यम की आवश्यकता होती है। भाषावार प्रदेशों की रचना हमारे देश में है। एक क्षेत्र की संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, परिवेश, भौगोलिक स्थितियां, भाषा, साहित्य आदि दूसरे क्षेत्र से कमोबेश अलग रहती हैं। संस्कृतियां लगभग मिलती जुलती हैं, फिर भी भाषा की रुकावट कई क्षेत्रों में है। इस रुकावट को अनुवाद के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दूरियां चाहे भौगोलिक हो या स्थितियों की, इन्हें अनुवाद द्वारा, भावनात्मक आदान प्रदान द्वारा दूर किया जा सकता है। भिन्नता की खाइयां पाटी जा सकती हैं।
क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकार भारतीय स्तर के लेखक के रूप में निर्विवाद रूप से उभरे दिखाई देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, अमृता प्रीतम, भैरप्पा, विजय तेंदुलकर, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, वे सब अनुवाद के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। उसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं से प्रतिभा राय, इंदिरा गोस्वामी, शिवराम कारंत, सी नारायण, सुब्रमण्य भारती, शंकर कुरूप आदि बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं के उल्लेखनीय साहित्यकार हिंदी में भी पढ़े जाते हैं। अनुवाद के माध्यम से भारतीय साहित्य के फलक पर कई लेखक हमें दिखाई देते हैं। पूरे देश को अनुवाद के माध्यम से न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर मिलता है, बल्कि सांस्कृतिक एकता की बुनियाद को भी बल मिलता है। साहित्य अकादमी हर वर्ष अनुवाद पुरस्कार के माध्यम से भारतीय भाषाओं के अनुवादकों का सम्मान करती है। इससे अनुवाद को प्रेरणा और गति तथा पहचान मिलती है। प्रादेशिक अकादमियां भी अनुदित कृतियों को सम्मानित करती हैं। यह विभिन्न भाषाओं के बीच आदान प्रदान हमारे बहुभाषी देश के लिए सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण बिंदु। जहां तक मराठी साहित्य में अनुवाद का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा चुका है। कई बड़े प्रकाशक ऐसे हैं जो अधिकांश महत्वपूर्ण कृतियों के अनुवाद ही प्रकाशित करते हैं। इनमें भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच और कई विदेशी भाषाओं से अनुवादों का समावेश होता है। मराठी एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम है अनुवाद करने पर केल्यानी भाषांतर। इसमें भारतीय व विदेशी भाषाओं की कहानियां, कविता आदि अनुवाद के रूप में हमारे सामने आते हैं। एक अनुवाद नामक पत्रिका भी प्रकाशित होती है जो दिवाली के अवसर पर हमें उपलब्ध होती है। इस तरह हम देखते हैं कि अनुवाद को लेकर बहुत सारे अनुवादक ऐसे हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूरे लेखन को, पूरे साहित्य को, पूरे समाज को, संस्कृति को हमें दिया है। मराठी में दलित साहित्य का विशेष महत्व है और इसको लेकर मराठी के बहुत से दलित साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से दलितों की वेदना, विवंचना, शोषण और जीवन की तकलीफों का वर्णन किया है। ऐसी पुस्तकों का अनुवाद भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे हिंदी मराठी के महत्वपूर्ण लेखक हैं और अनुवादक भी। हिंदी से मराठी में यशपाल का झूठा सच, गोपीचंद नारंग का संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और प्राच्य काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है। वे परिवर्तनकारी चिंतन धारा के पैरोकार रहे हैं। उन्होंने शरण कुमार लिम्बाड़े की आत्मकथा अक्कर माशी सहित उनकी कई कृतियों के अनुवाद हिंदी में किए हैं। अन्य दलित कृतियों को मराठी से हिंदी में लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रफुल्ल श्रीधर एक ऐसे कवि और अनुवादक हैं जिन्होंने हिंदी मराठी परस्पर अनुवाद किया है। इनके अनुवाद में विनोद कुमार शुक्ल और ज्ञानेंद्र पत्रे की रचनाओं का समावेश है। साथ ही सुनील केशव देवधर ने अपनी रचनाओं के साथ हिंदी मराठी में परस्पर अनुवाद बड़ी मात्रा में किए हैं। उन्होंने वसंत गोवारीकर और विष्णु गोडसे की पुस्तकों के अनुवाद किए हैं। शंकर पुणतांबेकर को डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने मराठी में बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। राजेश जोशी के दो पंक्तियों के बीच को बलवंत जेऊरकर ने मराठी में प्रस्तुत किया है। कविता के क्षेत्र में आ रही नई धारा को मराठी में वे ला सके। मिलिंद चंपानेरकर ने सईद मिर्जा की अंग्रेजी पुस्तक का मराठी अनुवाद प्रिय लोकशाहीवादी अम्मी शीर्षक से किया है। सुजाता देशमुख अनुवादों में विशेष रूप से संलग्न रही हैं। उन्होंने भी अंग्रेजी से मराठी में कई अनुवाद किए हैं जिनमें गौहर खान कहते हैं मुझे विशेष उल्लेखनीय लगता है। अनुवाद के माध्यम से साहित्य और संस्कृति का विपुल मात्रा में भाषा वैविध्य में
भारत की सांस्कृतिक एकता निहित है। किसी एक क्षेत्र विशेष की जीवन शैली, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, रस्मों रिवाज को उस क्षेत्र की कविता, कहानी और तमाम विधाओं में प्रतिबिंबित होते देखा जा सकता है। इन सब को जोड़कर पाकर भारतीय संस्कृति आकार लेती है। इन भाषाओं को आपस में जोड़ने, गूंथने का काम अनुवाद करता है। दुनिया में हो रहे विज्ञान के अन्वेषणों, अनुसंधानों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने का काम भी अनुवाद करता रहता है। सांस्कृतिक विविधताओं को एक दूसरे तक अनुवाद पहुंचाता है। किसी भाषा विशेष के स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, राजनीतिक ऊहापोह, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक संघर्ष, वैज्ञानिक अन्वेषण, शिक्षा क्रांति आदि विषय अनुवाद के माध्यम से समूचे देश में पहुंचते हैं। कुप्रथाओं, कुरीतियों और अंधविश्वासों को काटने के लिए एक क्षेत्र के साहित्यिक प्रयासों को अनुवाद के सहारे दूसरे भाषा भाषी क्षेत्रों तक सहजता से पहुंचाया जा सकता है। अतः अनुवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो उठती है। किसी क्षेत्र विशेष का चर्चित साहित्य जब भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर आता है, तब उसका स्वरूप भारतीय साहित्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसी कृतियां पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभी हम देखते हैं कि बहुत से विख्यात साहित्यकारों ने भी अनुवाद में अपना योगदान दिया है। हिंदी की एक संवेदनशील कवित्री हैं अंजू रंजन, जिन्होंने रॉबर्ट बर्न की कविताओं का प्रभावशाली अनुवाद किया है। इसके लिए उन्होंने स्कॉटिश सीखी और इसके बाद बर्न की कविता संग्रह का, बर्न की तमाम कविताओं का एक संग्रह के रूप में उन्होंने अनुवाद किया है। कई अंग्रेजी नाटकों के अनुवाद सेवक नैयर ने किए हैं। विख्यात साहित्यकार धर्मवीर भारती ने ऑस्कर वाइल्ड की कहानियों का अनुवाद किया है। हरिवंश राय बच्चन ने तो बहुत सारे अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किए हैं, जिनमें मैकबेथ, अथोलो, हेमलेट, किंग लियर आदि महत्वपूर्ण हैं। अमृता प्रीतम जैसी प्रख्यात साहित्यकार ने भी अनुवाद में अपना योगदान दिया है। उन्होंने जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र का पंजाबी में अनुवाद किया और एक अंग्रेजी से पुस्तक अब दी लकीर का अनुवाद भी उन्होंने पंजाबी में किया है। मोहन राकेश उस रात के बाद ग्रैहम ग्रीन के उपन्यास का उन्होंने अनुवाद किया है। अशोक गुजराती ने ओ हेनरी की कहानियों का अनुवाद किया है। इस प्रकार कई भारतीय भाषाओं के महत्वपूर्ण लेखकों ने अंग्रेजी से और दूसरी भाषाओं से हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किए हैं। तो अनुवाद के इस योगदान को लेकर हम देखते हैं कि अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो उठती है। साथ ही यदि हम थोड़ा सा भारतीय भाषाओं की ओर देखें, इस आदान प्रदान को देखें, तो कन्नड़ में डॉक्टर ललितांबा, मलयालम में आरसू, डॉक्टर मालती, तंकमणि अम्मा, तेलुगु में सिराजू, शेषारत्नम, गुजराती में मीनाक्षी जोशी, अंजना संधीर, जयश्री जोशी, असमिया में अरुणा बरुआ, पंजाबी में फूलचंद मानव, सेवक नैयर, डोगरी में कृष्ण शर्मा जैसे कितने ही अनुवादक हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए अनुवाद के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले दिनों मोहन राकेश का एक हिंदी नाटक आषाढ़ का एक दिन मराठी में रूपांतरित होकर मराठी मंच पर लंबे समय तक मंचित होता रहा है। रंगमंच पर यह चर्चित भी है और कई नगरों में इसका मंचन होता रहा है।
कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, चित्रा मुद्गल, उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, बलराम, प्रबोध कुमार गोविल, सूर्यकांत जैसे कितने ही हिंदी के स्थापित रचनाकार हैं जिनकी कहानियों का, उपन्यासों का, दूसरी विधाओं का भी अनुवाद मराठी में किया गया है। वर्तमान में व्यापार, मीडिया, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र की गतिविधियां हिंदी और मराठी के अंतर संबंधों और गहनता को और गहराई सौंप रहे हैं। ऐतिहासिक, पौराणिक संदर्भ और वर्तमान की भाषा विषयक समन्वय की आवश्यकता हिंदी और मराठी को करीब तर लाने की सक्रिय भूमिका अनुवाद के माध्यम से निरंतर निभाई जा रही है। वैसे देखा जाए तो अनुवाद सचमुच एक पुनर्सृजन है। अनुवाद की सफलता इसमें है कि वह अनुवाद न लगे, मूल सा प्रवाह उसमें हो। अनुवादक मूल लेखक के मुद्दों, संदेशों का केवल निपुण संवाहक हो, उसकी इसमें दखलंदाजी ना हो। रही बात दोयम होने की, तो इस बात का संतोष होना चाहिए कि पुनर्सृजित कृति मूल सा आनंद दे रही है। हाँ, अनुवादक की ओर से देखने की दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए, परंतु पुनर्सृजन की उसकी प्रतिभा को नजरअंदाज भी न किया जाए, यह अंत में कहना अनुवाद की इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। और अंत में मैं एक विशेष बात का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। डॉक्टर विजया और डॉक्टर मनोहर ने शब्द सृष्टि की स्थापना की। इस पत्रिका में अनुवाद पर काफ़ी सामग्री आती रही है। अनुवाद को केंद्र में रखकर हिंदी मराठी आदान प्रदान विशेषांक भी संपादित किया गया है। डॉक्टर विजया और डॉक्टर मनोहर साहित्य और अनुवाद केंद्रित प्रयासों के लिए निरंतर समर्पित रहे हैं और दोनों ने अनुवाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विजया की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मनोहर ने मनोहर मीडिया की ओर से यह डॉक्टर विजया स्मृति व्याख्यान माला का आरंभ किया है, जो अनुवाद को समर्पित है। यह अपनी तरह का एक विशिष्ट आयोजन है। डॉक्टर विजया एक समर्पित साहित्यकार होने के साथ एक श्रेष्ठ अनुवादक भी रहीं। अनुवाद के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। हिंदी मराठी का परस्पर अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी मराठी में उनके अनुवाद उल्लेखनीय हैं। उनकी अपनी कई मौलिक कृतियां प्रकाशित हैं। अनुवाद के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत उल्लेखनीय है। इनमें गद्य पद्य दोनों का समावेश है। कॉलोनी, मैं कृतार्थ हुई और मंगेश नारायण काळे की दीर्घ कविता, तृतीय पुरुष का आगमन आदि उनकी प्रमुख अनुदित कृतियां हैं। डॉक्टर विजया की स्मृति में आयोजित यह व्याख्यानमाला अनुवाद के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएगी। भारत जैसे बहुभाषी देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता के लिए अनुवाद एक सशक्त माध्यम है। विश्वास है कि अनुवाद का यह सांस्कृतिक पुल निरंतर वैचारिक आवाजाही के लिए उपस्थित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। Thank you.